आलोक के ऑफिस में आलोक की मुलाकात उसकी सेक्रेटरी वंशिका से हुई। पता ही ना चला कि कैसे दोनों की मुलाकातें आगे बढ़ती चली गई, धीरे धीरे प्यार का रूप लेने लगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अभी बातों तक ही सीमित था। दोनों ने तय किया कि वह अपनी राय अपने परिवार वालों के सामने रखेंगे, तभी किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। ये सोच आलोक घर आ पहुंचा। आलोक के आते ही नवल किशोर जी ने आलोक से व्यापार की बातें करना शुरू कर दिया। उसी दौरान कर्मचारियों के लिए एक नई स्कीम पर चर्चा करते हुए दोनों बाप बेटों को पता ही ना लगा कि कैसे इतना समय बीत गया। तभी राधेश्याम जी आलोक के दादाजी ने आकर दोनों को फटकार लगाए और वक्त पर खाने की समझाइश देते हुए दोनों को अपने गांव रिवाराम जी की बेटी की शादी में चलने को कहा। नवल किशोर जी खुश थे, क्योंकि काफी अरसा हो गया कि वे खुद भी व्यस्तता के कारण गांव नहीं जा पाए थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटों को साथ चलने का कह जाकर तैयार होने लगे। काफी अरसों बाद चून की रिवाराम जी से मुलाकात होनी थी, इसलिए आलोक भी काफी खुश था। सभी मिलकर राजी खुशी अनेकों उपहार लेकर अपने गांव पहुंचे। उन्होंने देखा अपनी हवेली के साथ ही साथ उनके आगमन की सूचना सुन रिवाराम जी ने उनकी हवेली को भी किसी महल की तरह सजा दिया था। दोनों घर लगभग एक जैसे ही सजे हुए लग रहे थे। अधिकारियों और कर्मचारियों सबके आने जाने का तांता लगा हुआ था। इसी के साथ बारात का आगमन हुआ, लेकिन न जाने क्यों आलोक को दुल्हे को देख कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसने यह बात अपने पिता से और उनके पिता ने रिवाराम जी से जाहिर किया। इस बात को लेकर रिवाराम जी ने लड़के के माता पिता से बातचीत की, जिस पर उखड़ते हुए लड़के के पिता ने, जो कि शहरी माहौल के थे, बिना किसी मान मर्यादा की चिंता किए हुए रिवाराम जी पर उखड़ गए और खुले शब्दों में कहा कि हाँ, दोस्तों के साथ पार्टी में हो सकता है थोड़ी बहुत शराब पी ली होगी, और यह बातें तो सुबह की है, अभी तो कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा। फिर क्या परेशानी, ये तो चलता रहता है। शराब की बात तो सुनकर जैसे रिवाराम जी के होश ही उड़ गए। उन्होंने एकतुक शब्दों में कहा, लेकिन मैंने तो पहले ही पूछा था, तब तो आपने और आपके बेटे ने तो स्पष्ट तौर से इनकार कर दिया था। फिर आज इतना बड़ा धोखा क्यों? यदि पहले पता होता तो मैं ये रिश्ता कदापि नहीं करता। ये सुनते ही जैसे उस लड़के के पिता, जिसे अपने बेटे को सुधारना और लज्जित होना चाहिए था, वह अचानक ये सुनते ही भड़क उठे और कहने लगे, तो अब भी क्या देरी हुई है? थोड़े ही शादी लग गई है, कह दीजिए, हम अभी भी लौट सकते हैं। मेरा लड़का बड़ा ऑफिसर है, थोड़ी बहुत चलते रहती है, मैं इसे बदल नहीं सकता। ऐसा भी नहीं कि इसे लड़कियां नहीं मिलेंगी, एक से एक लड़कियों की लाइन लगी हुई है यहाँ। आप अपना सोचिए, क्या जवाब देंगे आप इस समय शादी तोड़कर? लेकिन हाँ, एक बार जरूर बता देता हूँ, जैसा देख रहे हैं ऐसा हो सकता है आगे भी हो। आपकी बेटी या आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये भी स्पष्ट कह देता हूँ। ये सुनते ही रिवाराम जी के होश उड़ गए। एक तरफ सामाजिक प्रतिष्ठा, आए हुए मेहमान, और दूसरी तरफ बेटी का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। वे अच्छे से जानते थे कि एक शराबी व्यक्ति का भविष्य कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। उसका परिवार करोड़ों की धन संपदा के बाद भी कभी सुखी नहीं हो सकता। फिर क्या भला कैसे देखते, और इतना सुनने के बाद में अपनी बेटी का भविष्य कैसे दांव पर लगा देते? पटेल साहब, हमारी वर्षों की दोस्ती का लिहाज करके मैं कुछ नहीं कह रहा। आपके अच्छे व्यवहार को देखकर ही मैंने ये रिश्ता तय किया। अब रही बात औलाद की, तो मैं बार बार कहता हूँ और मानता भी हूँ कि हाँ, बेटे ने सुबह अपने दोस्त के साथ अवश्य शराब पी होगी। मैं ये फिर से बता देता हूँ कि ऐसा कभी कभार होते रहता है। बड़ा पद और नई पीढ़ी, भला मैं कितना समझाऊं। अब देखिए, शायद शादी के बाद बदल जाए, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। अब आप इस तरह नाराज होंगे तब मैं क्या ही कहूँ। इतना तो चलता ही है। कितने ही रिश्ते आए अच्छी अच्छी जगह से, जो ये भलीभांति जानते थे, लेकिन फिर भी वे तैयार थे। फिर भी मैंने अपनी दोस्ती की खातिर आपके रिश्ते को स्वीकार किया। पता है क्यों? क्योंकि एक उम्मीद बनती है कि शायद वह कुछ अपनी आदत में सुधार करें। अब की बार थोड़ा विनम्र होकर लड़के के पिता ने कहा। रिवाराम जी ने स्पष्ट तौर से पता नहीं कहा, हिम्मत दिखाकर कहा, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि शादी के बाद उसकी आदतों में सुधार आ जाएगा? जो स्वयं अपने माता पिता की बात ना मान सका, वह भला मेरी बेटी का क्या सम्मान करेगा? चलो, फिर भी आपके कहे अनुसार मैं एक बार उससे अवश्य बात करना चाहूँगा। एक स्पष्टवादिता का गुण उसमें जरूर होना चाहिए। आप बैठिए, मैं उससे बात करता हूँ। क्या आप इस बात की तो अनुमति देंगे कि जिसे मैं अपने कलेजे का टुकड़ा सौंपने जा रहा हूँ, एक बार उससे स्पष्ट बात तो कर सकता हूँ? क्या इस बात की अनुमति है? यदि हाँ, तो आपसे निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक इस पर्दे के पीछे बैठकर इंतजार करेंगे। कहते हुए उन्होंने नवल किशोर जी को इशारा कर कुछ समझाया। नवल किशोर जी लड़के के पिता को लेकर दूसरे कमरे में चले गए। इधर आलोक कुछ सोचकर शांतिपूर्वक एक तरफ बैठ गया। एक लड़के को दूल्हे को बुलाने के लिए सोच उसे लग रहा था कि कहीं उसे कोई उससे भूल तो नहीं हो गई है। कहीं ऐसा ना हो एक घर बनते बनते उजड़ जाए और सारा गुनाह उसके सर आए।
सही तो कह रहे हैं, पीते हैं सभी लड़के, अगर वो नहीं पीता इसका मतलब ये तो नहीं कि सारा जमाना उसी की तरह होगा। एक बड़े पद पर रहकर पीना आवश्यक है, ये भी तो ठीक नहीं है। अचानक उसका मन बदलने लगा। उसके मन में विचार उठने लगे। नहीं, बिल्कुल आवश्यक नहीं कि ऊंचे पद को पाने वाला हमेशा से ही ड्रिंक करता हो। उसने तो इतने बड़े लोगों को देखा, लेकिन उनमें से तो कोई भी ऐसा ना दिखा। वरन इसके विपरीत, जितने बड़े पद का व्यक्ति उससे समाज को उतनी ही कम शिकायतें। आखिर उन्हें आदर्श माना जाता है समाज में, तब फिर क्या भला ये लड़खड़ाती जुबान और बहकते कदम क्या समाज का उदाहरण देंगे? नहीं नहीं, मेरा निर्णय बिल्कुल गलत नहीं है। अपने जीवन को नर्क में झोंकने से अच्छा तो यही है कि ऐसा रिश्ता हो ही ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोचते हुए आलोक चुपचाप बैठा था कि तभी दूल्हा अपने एक दोस्त के साथ आ ही गया। जब रिवाराम जी ने उनसे ये कहा कि उन्हें दूल्हे से अकेले में बात करनी है, तब उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने यही कहा कि कोई बात नहीं अंकल, हम औरों से थोड़े ही अलग है। तब रिवाराम जी ने सख्त सुर में कहा, लेकिन फिर भी बेटा, जिंदगी तो अलग अलग है ना। थोड़ी देर के लिए चले जाओ, मुझे इनसे किसी विषय पर चर्चा करनी है। बुरा ना मानो, एक लड़की के पिता को इतना तो हक होगा कि वह बेटी के वर से चंद समय अकेले में बात का हो सकता है। लेकिन तभी अकेला दूल्हा इस बात पर भड़क उठा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये मेरे अजीज दोस्त है। जो कहना है इन्हीं के सामने करो, यह मेरे खास दोस्त है, इनसे आज तक कुछ भी नहीं छिपा। रिवाराम जी का दिमाग दूल्हे की इस तरह की बातें सुनकर और भी तेजी से घूमने लगा। उन्होंने कहा, तब तो ठीक है, अब आपके ये दोनों दोस्त ही बताएं कि क्या आज आप लोगों ने शराब पी है। तब एक ऊंचा कटकाठी का लड़का जो दूल्हे के साथ आया था कहने लगा, हाँ ठीक है, पी थी, वह भी सुबह। लेकिन उसका इस शादी से क्या लेना देना? क्या लेना देना मतलब? शराब पीना और इस तरह का व्यवहार क्या शोभा देता है? इसे क्या शान समझते हो आप? मुझे तो इसमें कोई शान समझ नहीं आती। फिर कैसे दोस्तों हो आप? शादी किसी यज्ञ से कम नहीं। वेदी पर बैठने वालों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। जब व्यवहारिक बंधन में बंधने के लिए जब उसका वर का स्वरूप हो, तब वह और भी बड़ा पूजनीय होता है। क्या कभी पूजन के समय मंदिर तुम शराब पीकर जाते हो? जो इस समय तुमने अपने दोस्त को अग्नि के समक्ष बैठकर आहुति देने लायक भी नहीं छोड़ा, और कहते हो इसका शादी से क्या लेना देना? क्या समझ रखा है तुमने शादी को? क्या ये कोई नाच गाने का त्योहार है या कोई पिकनिक स्पॉट जो अपने दोस्त के साथ घूमने आए हो? रिवाराम जी अत्यंत क्रोधित हो कहने लगे। तभी उनसे भी ज्यादा क्रोध से वह लड़का का गरज उठा। देखिए रिवाराम जी, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे दोस्त को, जो मेरे मेहमान है और बाराती भी है, मेरे ही सामने बेइज्जत करें। हाँ, मैं मानता हूं कि हमने शराब पी थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सरेआम मेरे खास दोस्तों की बेइज्जती कर दे। आपका हक मुझ पर हो सकता है, लेकिन इन्हें सुनाने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, मैं कोई लगातार तो नहीं पीता जो आपको शादी से पहले बताया जाए। कभी कभार खास मौके पर पी लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिनका मन करे हमें सुनाते रहे। माफ़ करिएगा, इतना अधिकार मैंने अपने पिता को भी नहीं दिया। और हाँ, ऐसा कभी भी हो सकता है, ये सोच विचार कर ही अभी भी आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे करें, अन्यथा अभी भी आप इनकार कर सकते हैं। कुछ नहीं बिगड़ा है, आपका जो भी खर्चा शादी में हुआ होगा उसे मैं दे दूंगा। बहुत से रिश्ते पड़े हैं जो इस खर्च को पूरा करने के बाद अभी भी मेरी शादी की आदतों को जानते हुए अपनी सुंदर सुंदर लड़कियों को मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। इस पर तो रिवाराम जी तुरंत ही क्रोध में आकर कहने लगे। उनकी आवाज़ लकदाने लगी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि दर्द और भय भी था अपनी बेटी के विवाह टूटने की बदनामी से। लेकिन वह इतना सुनने के बाद अपनी बेटी का कैसे रिश्ता करवा दे, इसलिए उन्होंने विनम्रपूर्ण पूर्वक हाथ जोड़कर लड़के के पिता को बुलवाया और दोनों से यही कहा कि शायद आप लोग कुछ ज़्यादा ही आधुनिक हो। मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे लड़के से नहीं कर सकता। आप लोग बेशक खाना खाकर जा सकते हैं, और हाँ, पैसों की आवश्यकता नहीं है, मैं समझ लूंगा कि यूं ही नगर भोज करवाया। इसी के बीच में लड़के का पिता कहने लगा, लेकिन रिवाराम, एक बार तो सोचो, क्या जवाब दोगे इस समाज को? मेरा क्या है, मैं तो लड़के को लेकर चला जाऊंगा किसी न किसी बहाने से। लेकिन समाज तुम्हें क्या कहेगा, ये भी तो सोचो। कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। अचानक पीछे से आवाज आई। सरला आ चुकी थी। आलोक सरला की आवाज सुन उठ खड़ा हुआ। बिल्कुल लक्ष्मी का अवतार थी, सुंदर, सुशील और शादी के जोड़े में किसी देवी का स्वरूप। कैसा बेवकूफ़ है ये, जो इतनी अच्छी पत्नी को छोड़ अपने शराबी दोस्तों की बात मानता है। सरला तब तक कमरे के भीतर आ चुकी थी। वह कह रही थी कि कुछ नहीं कहेगा समाज अंकल, और कहता भी है तो कोई दुख नहीं। पूरी जिंदगी एक शराबी पति का ताना सुनने से अच्छा कुछ दिन अपनी शादी टूटने का ताना सह लूंगी। सारी जिंदगी पिता बैठकर रोएंगे, इससे अच्छा है शादी के टूटने पर हम 2 दिन बैठकर रो ले, लेकिन ऐसे रिश्ते को जानबूझकर नहीं अपनाएंगे। खासकर मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो मेरे किसी बुजुर्ग का सम्मान भी ना कर सके।
खासकर तब जबकि वह स्वयं मेरे पिता है। कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।